मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ और डेफिनेशंस की जो लास्ट वीडियो में हम नहीं कर पाए थे कंप्लीट। तो चलते हैं आगे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पर या अंडरटेकिंग पर। तो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग का मतलब है कि जहाँ पर इंडस्ट्री काम कर, जहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट या वो अंडरटेकिंग जहाँ इंडस्ट्री चलाई जा रही है। तो उस एरिया को हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी यूनिट्स काम कर रही होती हैं। तो अगर वो यूनिट सबका सेपरेट सेपरेट वर्क है एंड वो एक ही इंडस्ट्री की एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है, तो उन सबको अलग अलग इंडस्ट्री माना जा सकता है। लेकिन अगर उन सभी यूनिट्स में एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरीके से की जा रही हैं कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वो एक ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का पार्ट मानी जाएगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो चाहे बेशक से अलग अलग बिल्डिंग में काम कर रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग हम इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब है कि जब कोई भी वर्कर काम के लिए जाता है, मान लीजिए एक वर्कर को हाँ इंडस्ट्री पे काम पे लगा रखा है, और जब वो वर्कर अपने पर्टिकुलर डेज़ पे जब या जैसे ही रोज़ के हिसाब से वो काम पर जाएगा, लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर या जो भी मैनेजर है वो उसे उस दिन उस शिफ्ट में काम नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या कोई मशीनरी बंद है, या कोई लाइट का प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम की वजह से उसको उस दिन थोड़े देर के लिए काम नहीं मिल पा रहा, तो उसको जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कई जगह फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं। तो मान लीजिए अगर मॉर्निंग शिफ्ट है और मॉर्निंग में उसको काम नहीं दे पाए हम, तो उसे इवनिंग के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर इवनिंग में भी इस तरीके का सीन हो, पहले तो ये बात है कि अगर जब वो काम पर अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है और वो काम करना चाहता है, मेन चीज़ ये है कि दैट वर्कर इज़ विलिंग टू डू, जो भी काम उसको दिया जाएगा वो करने को तैयार है, लेकिन वी हैव नो वर्क टू प्रोवाइड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है या कुछ और भी सीन हो सकता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो परमानेंटली नहीं होती है कि हम कभी भी उसको काम नहीं देंगे। अगर हम उसे कभी भी काम नहीं देंगे तो इसका मतलब फिर ये ले ऑफ नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे रीट्रेंचमेंट, जिसे कहेंगे छंटनी। मतलब हमने परमानेंटली उसको काम से हटा दिया है। लेकिन यहाँ हम काम से हटा नहीं रहे हैं, यहाँ हम उसको थोड़े टाइम के लिए, या जैसे आज की शिफ्ट है या कल की शिफ्ट है, मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आप उसको काम के लिए मना कर सकते। और ऐसा भी है आगे, जब आप और आगे पढ़ेंगे तो ले ऑफ के बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि इतने डेज़ तक अगर आप ले ऑफ करते हैं तो वो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और इस तरीके का कई सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो कंडीशन ये है कि जिस वर्कर की हम बात कर रहे हैं, एक तो उस वर्कर का नाम हमारे यहाँ रजिस्टर में एंटर्ड होना चाहिए, वो हमारे उसको बोलते हैं मस्टर रोल पे होना, मतलब उसका नाम हमारे यहाँ रजिस्टर जो मेंटेन किया है उसमें रजिस्टर होना चाहिए, और वो अपने टाइमिंग के हिसाब से जब अवेलेबल होगा काम के लिए, एंड उसकी रिपोर्टिंग, जैसे क्या है कि देख रहे हो, आप देख सकते हो इवन आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हिज रिपोर्टिंग, वो उसको आए हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन आप उसको काम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ही और शी हैज़ नॉट बीन गिवन एनी वर्क, तो इसे हम ले ऑफ मानेंगे। लेकिन नीचे एक और पॉइंट है कि मान लीजिए एक वर्कर मॉर्निंग शिफ्ट में आया, आपने इसको काम नहीं दिया, तो इवनिंग शिफ्ट में आया एंड तब भी आपने उसको काम नहीं दिया, तो फिर ये ले ऑफ नहीं माना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है, ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ। लेड ऑफ पे नहीं माना जाएगा अगर उसको सेकेंड हाफ में भी काम नहीं दिया गया, शिफ्ट का आधा, मतलब फर्स्ट हाफ में आया नहीं मिला, ओके, शिफ्ट के ही अगले पोर्शन में आया 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से जितना उसको हमने टाइम दिया था और आया, तब भी हम उसको काम नहीं दे पाएंगे, तो वो उसको बाकायदा उस शिफ्ट की बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस मिलेगा। जितना पार्ट में वो उसको काम नहीं दिएगा ना, उतने पार्ट का उसको बेसिक वेजेस और अलाउंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको फिर वहाँ पे ले ऑफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब तालाबंदी, जो कई बार एम्प्लॉयर जो है परेशान होकर या मज़दूरों को सबक सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अंडरटेकिंग पे, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे ताला लगा देता है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली, कुछ टाइम के लिए। जैसे वर्कर्स कुछ टाइम के लिए स्ट्राइक करते हैं, ऐसे
एम्प्लॉयर भी कुछ टाइम के लिए तालाबंदी कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, उसे हम वो लॉकआउट का सीन कहेंगे, ठीक है। और डिटेल में हम इसको थोड़ा सा और आगे देखेंगे। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे वाटर एंड सप्लाई है, रेलवे सर्विस है, पोस्टल है, टेलीग्राफ है, टेलीफोन सर्विसेज हैं, और लाइट है, ट्रांसपोर्ट है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक शेड्यूल 1 है जो फिक्स किया गया है, और सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस शेड्यूल में आने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से किसी को भी पब्लिक यूटिलिटीज़ इंडस्ट्री या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का दर्जा दे सकती हैं, ठीक है। और वो ऐसा डिपेंड करता है, कई बार सर्कमस्टांसेस टाइप के आ जाते हैं कि सरकार को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के ऊपर क्योंकि रूल्स ना डिफरेंट लागू होते हैं, जब आप आगे देखोगे तो आप देखोगे कि एक नॉर्मल इंडस्ट्री भी है और एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रूल्स में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रीट्रेंचमेंट। रीट्रेंचमेंट का मतलब जब आप अपने वर्कर को परमानेंटली काम देने से मना कर देते हो उसे हम रीट्रेंचमेंट बोलते हैं। परमानेंटली काम देने का मतलब ये है कि वो काम करना चाहता है, वो विलिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पार्ट पर या तो कोई फैक्ट्री बंद हो गई है या फैक्ट्री की ब्रांच बंद हो गई है या हमारी फैक्ट्री लॉस में जा रही है और हम अपने वर्कर्स की कुछ वर्कर्स को हटाना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस रिट्रेंचमेंट कहा जाता है उसको। छंटनी मतलब छांट देना। लेकिन अगर कोई वर्कर अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट लेकर चला गया है या उसका टाइम हो गया, जैसे मान लीजिए कई जगह पर 60 ईयर्स में लोग रिटायर हो जाते हैं, कई बार 58 ईयर्स में हो जाते हैं रिटायर, तो अगर रिटायरमेंट का टाइम आ गया है या उसने अपने आप रिटायरमेंट ले ली है या उसके मिसबिहेव की वजह से हम उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर और भी कुछ इस तरीके का सीन है, जैसे मान लीजिए उसकी एम्प्लॉयमेंट सर्विस कंडीशन चेंज हो गई हैं और वो काम नहीं करना चाहता या वो सिक है, बीमार है, राइट। तो ये अगर इस तरीके की सिचुएशन है उसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। रिट्रेंचमेंट हम तब बोलेंगे उस चीज़ को जब एम्प्लॉयर काम देने में असमर्थ है, इनकेपेबल है बिकॉज ऑफ अ सीरियस प्रॉब्लम, जैसे लॉस में जाना या प्रोडक्शन की ज़रूरत ना होना, ओवर स्टॉक हो गया है और अब परमानेंटली ओवर स्टॉक वाला सीन तो ये हो सकता है ना कि हम कुछ दिन में सामान बेचेंगे तो स्टॉक हमारा वापस उसी लेवल पे आ जाएगा, पर उस केस में तो फिर भी ले ऑफ वाली सिचुएशन तो बन सकती है। रिट्रेंचमेंट में तो ये होना चाहिए कि अगर हमारी फैक्ट्री की 4 ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच हमने बंद कर दिया है, इसका मतलब उस ब्रांच का तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया ना, तो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे होंगे या तो आप क्या करोगे कि उनको बाकी की 3 ब्रांचेस में शिफ्ट करोगे या फिर उनकी आप छुट्टी कर दोगे परमानेंटली, तो उसे हम रिट्रेंचमेंट कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और वो आपस में मिलकर फिर अगर किसी एग्रीमेंट पे एग्री कर जाते हैं, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट जो उनके बीच में होता है, ये सेटलमेंट का मतलब सेटल कर दिया, कोई प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट कर ली। तो कंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग भी अभी चल रही है, ठीक है, अराइविंग एट द कोर्ट्स ऑफ, हाँ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, तो चलो मान लीजिए आपने किसी मध्यस्थ को बुलाया है या कोई आर्बिट्रेटर है, इस तरीके का सीन है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के दौरान भी तो एग्रीमेंट हो सकता है ना, मतलब दोनों पक्षकार किसी बात पर राज़ी हो गए हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा, डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा और दोनों को एक एग्रीमेंट पे साइन करने होंगे जिस पर दोनों राज़ी हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है चाहे वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों हैं, ठीक है। अब ये रिटर्न एग्रीमेंट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के बगैर होगा। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग तो कौन करेगा, या तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन करेगा या कंसिलिएशन ऑफिसर करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाए उससे पहले ही आपका अगर एग्रीमेंट मान लो हो जाता है तो आप उसकी रिपोर्ट फिर क्या करोगे। आपने कहा कि जी हमारा एग्रीमेंट हो गया, नाउ अब इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने अपने एग्रीमेंट को दोनों पक्षकारों ने मतलब साइन किया और एक कॉपी हमने उसको ऑफिसर को दे दी जो भी ऑथराइज होगा और या जो भी कंसिलिएशन ऑफिसर होगा। इस तरीके से सेटलमेंट हो सकता है। स्ट्राइक इट्स ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ
लेबर क्लास या जो भी वर्कर्स हैं वो अपनी मांगें, अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए स्ट्राइक का सहारा लेते हैं, जिसे आप हड़ताल कहते हैं। और ये का वर्ड तो बहुत कॉमन है, जो आपने बहुत बार सुना होगा। तो इंडस्ट्री में मैक्सिमम क्या होता है कि जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इन दैट केस जो है वर्कर्स जो है स्ट्राइक पर जाने की सोचते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो काम बंद कर देते हैं। वर्क प्लेस पे तो आएंगे वो, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। जिसे कहते हैं ना कलम छोड़ हड़ताल, कई बार आपने देखा होगा या आपने देखा होगा जब ये ट्रांसपोर्ट वाले बसेस ड्राइवर्स कंडक्टर्स ये जब स्ट्राइक करते हैं, तो इनकी स्ट्राइक का नाम क्या होता है? चक्का जाम हड़ताल। मतलब चक्का जाम का मतलब हो गया कि अब वो बसेस उस दिन नहीं चलाएंगे। वो जाएंगे ज़रूर वहाँ पे जो उनका वर्क प्लेस है, लेकिन काम नहीं करेंगे। और कई बार काम करने देते भी नहीं हैं। दूसरे वर्कर अगर कोई काम करना चाहें तो उनको भी मना करते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही। वेजेस का मतलब सारी रेम्यूनरेशन जो एक वर्कर को उसके काम के बदले में उसके एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है, दैट इज़ वेजेस। अब वेजेस में क्या क्या हम शामिल करते हैं? वेजेस में हम सारे अलाउंसेस, जैसे डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता जिसको आप कहते हो, ठीक है, वो शामिल होता है। अगर उसको कोई रहने का स्थान, एकोमोडेशन का मतलब कोई रहने का स्थान दिया है, तो उसका जो भी किराया आप नहीं ले रहे हो वो वाला वो एम्प्लॉयर जो सुविधा उनको दे रहा है ना, उसका मूल्य। फिर पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिकल, हेल्थ और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, उसकी जो भी एक मॉनेटरी वैल्यू है वो वेजेस में काउंट हो जाएगी। पर वेजेस में ये चीज़ें काउंट नहीं होंगी। क्या क्या? बोनस नहीं जाएगा वेजेस में, ग्रेचुटी नहीं जाएगी। ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को। और तीसरा, अगर किसी कोई प्लान है, कोई पेंशन फंड वगैरह है, तो उसमें अगर एम्प्लॉयर जो है वो कोई कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, तो वो भी वेजेस का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो वेजेस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट, ओके। नेक्स्ट इज़ वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो काम करता है, और चाहे वो मैनुअल काम हो, ऑपरेशनल हो, टेक्निकल हो, क्लैरिकल हो, सुपरवाइजरी हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, लेकिन वेजेस के बदले में करता है। ठीक है, ओके। तो ऐसा पर्सन जो आज की डेट में बेशक काम नहीं कर रहा है, लेकिन कभी उसने काम किया था, तो पिछले काम के बदौलत भी उसको वर्कर तो माना ही जाएगा ना। मान लीजिए किसी वर्कर को आपने डिसमिस कर दिया, तो डिसमिस करने के बाद उसका कॉम्पनसेशन या कोई भी उसका जो राइट है वो तो मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो वर्कर था। ठीक है ना, तो वर्कर तो वो था ना, तभी तो उसको वो राइट्स और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। वर्कमैन में ये सब नहीं आते। जो आर्मी में लोग काम करते हैं, नेवी में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, बीएसएफ में हैं, मैनेजमेंट में है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, प्रशासनिक जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, क्लैरिकल वर्क वाला तो हमने ऊपर डाल ही दिया था, वो तो है इसमें। ठीक है, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी एंड ड्राइंग अ सैलरी ऑफ दिस। हाँ, अगर कोई पर्सन सुपरवाइज़र भी है, 1600 रुपये पर मंथ से ज़्यादा सैलरी भी ले रहा है, और जिसके फंक्शन जो हैं वो मैनेजीरियल नेचर के हैं, ये ध्यान में रखना, मतलब प्रबंधकीय नेचर के हैं, तो उसको हम किस में नहीं डालेंगे, वर्कमैन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वर्कर का मतलब वो है जिसका अपने एम्प्लॉयर के साथ, एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय किसको एम्प्लॉय बोलोगे? जिसका जो एम्प्लॉयर वो सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और उसके बदले में या वेजेस ले रहा है। और वो ज़्यादातर आप देखोगे कि वर्कर का मतलब एक तरह से मैनुअल काम ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, जैसे फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सब वर्कर ही है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा वर्कर के बारे में। फ़िज़िकल काम करना और इस तरीके का काम करना, मशीनरी पे है, या इवन जो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो गार्डनिंग कर रहे हैं वर्कर, वो भी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन के ऊपर बैठ के ही काम करना है। जो मशीन पे नहीं भी काम कर रहा है ना, और फैक्ट्री प्रीमाइसेस में काम कर रहा है, और उसका नाम एक तरीके से, मतलब वो एक तरीके से वो अपनी सेवाएं जो दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है, और उसे हम वर्कर की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, बाकी एक तो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्टर, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देते हैं, पब्लिशर हैं, स्टूडेंट हैं, ये वर्कर में नहीं आते। ऑब्वियसली ये तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बैंक का मैनेजर है, वर्कर में नहीं आएगा। राइट,
किसी स्कूल का टीचर है वर्कर में नहीं आएगा, प्रोफेसर है वर्कर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने देखी। हमने इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस 2-3 वीडियो में हमने डिस्कस की। थोड़ा सा हमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तब तक हम आगे नहीं चल पाते और हम आगे कई बातें नहीं समझ पाते। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।